टी आई मुल्क की सियासत में सरगर्म, लेकिन केपी में धर्म बरहम। परवेज खटक के खिलाफ उठती आवाजें, क्या कप्तान के पसंदीदा वजीर आला कमजोर हो रहे हैं? पंजाब में एड्स के बढ़ते मरीज, कम इल्मी और अदम आगाही के साथ साथ जिम्मेदार अताई डॉक्टर या हुकूमत? और कराची वालों, पीने का पानी जिंदगी नहीं जहर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल मुल्क की सियासत पर छाई दिखाई दे रही है। पहले पैनमा केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली पर तमाम तरदाद समेटी और उसके कुछ दिन बाद ही केपी में अपनी हुकूमती इत्तेहादी जमात कौमी वतन पार्टी से राहें जुदा करनी। अभी वो मामला थमा नहीं था कि साबिक पार्टी रुकन आयशा गुल अलई के इमरान खान पर इल्ज़ामात ने हुकूमती जमात और दीगर अपोजिशन जमातों को एक बार फिर फ्रंट फुट पर आने का मौका दे दिया। इन सब में अब केपी की सियासत में भी थोड़ी तब्दीली आई है, लेकिन पस मंज़र में चली गई है। पीटीआई के लिए केपी बहुत अहम है, उनका सबसे बड़ा वोट बैंक भी वही का है। फिर वहाँ सियासी तब्दीली पीटीआई को कितना मुतासिर कर रही है? क्या परवेज खटक अपनी गिरफ्त खो रहे हैं? इत्तलात तो ये कह रही हैं कि पीटीआई की सूबाई क़यादत से पार्टी वर्कर्स और रुकन सूबाई असेंबली नाराज़ भी हैं। परवेज खटक पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और पार्टी के अंदर से कुछ तोड़ फोड़ की सदाएं भी उठ रही हैं। ऐसे में मौजूदा बहरान किस बात की निशानदेही कर रहा है? एड्स एक मोहलिक मर्ज। पाकिस्तान में उसके हवाले से आगाही बहुत ही कम है और मरीज़ आए रोज़ बढ़ रहे हैं। वजह लाइल्मी और अताई डॉक्टर्स। हाल ही में पंजाब के शहर चिंडियोट के नवाह में लोगों के खून के नमूने लिए गए और आम अफराद में इस मर्ज़ की ख़तरनाक तशख़ीस। ऐसे में हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? और आखिर में कराची में पीने वाला पानी ज़िंदगी या जहर? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश किए जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर को सप्लाई किए जाने वाला 90% पानी पीने के काबिल नहीं। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अली अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया अली हमें वक्त देने का। अली, इस वक्त केपी में क्या इस वक्त सियासी तोड़ जोड़ हो रही है, क्या हो रहा है? जी अंबर, जिस तरह पूरे मुल्क में जो सियासी फ़िज़ा है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल है, तो उसके असरात खैबर पख्तूनख्वा में खुल के सामने आ रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे कि मरकज़ में फ्रंट फुट पर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ पीटीआई खेल रही है, तो उसके असरात भी खैबर पख्तूनख्वा में उनके ख़िलाफ़ जो है वो आ रहे हैं। और इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिलखसूस जो वज़ीर आला परवेज़ खटक है, तो उसकी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। और ऐसे वक्त और अली वजह सिर्फ कौमी वतन पार्टी की से हटना है, हुकूमती इत्तेहाद से हटना है, या पीटीआई के अंदर भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक दोबारा से कुछ बन रहा है? जी, दो तीन वजूहात है। एक तो ये है कि इस वक्त जो मेन वजह है वो कौमी वतन पार्टी को इत्तेहाद से अलग करना है। एक गलत फ़ैसला गलत टाइम पे जो है वो लिया गया, क्योंकि ऐसे वक्त में जहाँ पर पीटीआई को ज़रूरत है, अभी 1 साल बाकी है हुकूमत करने के लिए, और उसके जो अरकान अलहदा हो गए, तो पीटीआई की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इस वक्त अगर हम देखें नंबर्स गेम की बात करें, तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के पास 68 अरकान है जमात इस्लामी के साथ, और अपोजिशन का जो है वो 55 है। तो हुकूमत का जो डिफरेंस आ रहा है 61 पे हुकूमत बनी हुई है, और 7 जो अरकान है उसका डिफरेंस है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी वजह यह है, जो कि आपको पता है शुरू से एक फारवर्ड ब्लॉक पीटीआई के अंदर है, 12 अरकान पर मुश्तमिल है, और ये पहले से था। लेकिन इसमें ख़ास बात ये आ गई है कि चंद वज़रा जो कि शहराम तरक्की और
जो आतिफ खान है काफ़ी स्ट्रांग वज़ीर है, वो खुल के सामने आए हुए हैं और उन्होंने परवेज़ खटक की पॉलिसीज़ पर तनकीद की है और इसी बुनियाद पर जो है वो कौमी वतन पार्टी को हटाया गया। तो इस वक्त मामला जो है काफ़ी नाजुक है और जिस तरह मुस्लिम लीग नून सरगर्म है, मरकज़ में भी राब्ते है। अमीर मकाम ने कल मुलाकातें की है मौलाना फजलुर रहमान से और वहाँ पर आफ्ताब शेरपाव से भी मुलाकात की है। तो तहरीक अदम एतमाद की एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है और उसके लिए गो कि अभी तक सामने चीज़ें नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी खाना अपोजिशन में जो है राब्ते तेज़ हो गए हैं। और अगर तहरीक एतमाद इस वक्त आती है और जो एक रिफ्ट है PTI के अंदर 12, 13 या 14 अरकान का, वो भी अगर साथ हो जाते हैं तो फिर आसानी से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ जो है वो कामयाब हो सकती है। जी हो सकती है, लेकिन अली पहले भी 4 ब्लॉक्स कंट्रोल किया गया था, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं कि कुछ उनसे बातचीत चल रही है PTI की, परवेज़ खटक की? जी बिल्कुल, जैसा कि अपोजिशन जो है वो अपनी हिकमत अमली बना रही है, उसी तरह बिल्कुल जो है हुकूमत के भी राब्ते हैं। और इस हवाले से कल एक अहम इजलास जो कि होगा बागी अरकान का, जो 12 अरकान है और काफ़ी सरगर्म है, तो उन्होंने अपना इजलास कल तलब किया हुआ है जिसके अंदर वो डिसीजन करेंगे कि आया वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे या वो फिर अपोजिशन के साथ नहीं हुकूमत के साथ जाएंगे। तो इस हवाले से कल एक अहम इजलास है और उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा। और उसके साथ साथ जैसा अभी रिसेंटली कल जो है कौमी वतन पार्टी के 2 वज़रा और 2 मुशीरों के ओहदे भी खाली हुए हैं, तो अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो कोई डिमांड करते हैं वजारतों के हवाले से या कोई मुशीरों के हवाले से और हुकूमत उसको पूरा करती है, तो उस सूरत में ये जो मूव है इसको नाकाम बनाया जा सकता है। ताहम कल के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि आया परवेज़ खटक की जो हिकमत अमली है वो कामयाब होती है और अपने लोगों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, तो ये तो कल पता चलेगा। दूसरा इसमें एक अहम बात ये है, जहाँ पर कौमी वतन पार्टी के हटाने की बात है, तो उसमें जो वजह उसकी बताई गई है वो ये है कि जो वज़रा है PTI के, तो उन्होंने ये खुल के कहा था कि इस वक्त परवेज़ खटक जो है वो अपने लोगों को, अपने कैबिनेट मेंबर के बजाय वो कौमी वतन पार्टी के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, फ़ंड उनको दे रहा है और हमारे मुकाबले में वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो इसी वजह ये वजह जो है उनको अलहदा करने की वजह बनी है और उनको हुकूमत वजह बनी थी, डेवलपमेंट फंड्स की बनी थी। लेकिन अब कुछ दिन गुजर गए हैं, जो अब हालात आप बता रहे हैं, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी, गलती थी? जी, हर एक सियासी जमात जो है वो अपने जो है फ़ायदे के लिए सोचती है और इस वक्त पर चूँकि इलेक्शन में टाइम भी कम रहता है, तो इसी हवाले से जो PTI के वज़रा है या PTI के अरकान है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और उनकी ये सोच है कि ये जो 1 साल है ये हम सिर्फ अपने लोगों को दें और हम अपने अरकान को फ़ंड जारी करें ताकि वो अपने इलाकों में काम कर सके और उसी बुनियाद पर फिर वो आगे आ सके। एक और वजह जो बताई गई थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ वाले ये समझ रहे थे कि PTI जो कौमी वतन पार्टी है उनके लोग जो है PTI के लोग तोड़ने जा रहे हैं, तो ये भी एक वजह बताई गई थी कि एक दूसरे के लोगों को वो तोड़ना चाह रहे थे। तो इस वक्त में ये जो फ़ैसला किया गया है, तो मेरे ख़्याल में तो मतलब उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक ठीक किया है, लेकिन टाइमिंग गलत थी क्योंकि वहाँ पर जो है PMLN के ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला आया, वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हुए और इसी वजह से वो तो पहले ही उनके ख़िलाफ़ थे। अगर ऐसे में कौमी वतन पार्टी भी सरगर्म हो जाए जिस तरह की ख़बरें आ रही है, तो ये परवेज़ खटक हुकूमत के लिए जो है ख़तरे का बाइस बन सकती है, बाइस बन सकती है। तो अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है उनकी 6 सीटें मेरे ख़्याल में, उनका क्या किरदार है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी कि वो इत्तेहाद में शामिल हो जाए? उनसे बातचीत कोई चल रही है या नहीं? जी, अभी आज के जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, तो उनके साथ भी राब्ते किए गए हैं और परवेज़ खटक की पूरी कोशिश है कि वो टाइम पूरा कर ले और इसके लिए अगर वो
जो है पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई डील कर ले तो उसमें भी वो जो है वो कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। और आज जो है जो पीपल्स पार्टी के चेयर कान है तो उनको भी टच किया गया है और उनसे भी बातचीत जारी है ताकि वो किसी तरीके से ये जो अपोजिशन अदम एतमाद की तैयारी में मसरूफ़ है तो उसको नाकाम बनाए। तो इस हवाले से बातचीत उनसे भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का अली अकबर। ब्रेक रहे हैं, ब्रेक के बाद एड्स की का बढ़ता रुझान, वजह क्या है? वेलकम बैक टू द शो। सूबा पंजाब के ज़िले चनियोट में एक गांव है जहां टेस्ट किया गया, ब्लड टेस्ट किया गया लोगों का और दर्जनों को एड्स HIV पॉजिटिव निकले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डॉक्टर अदनान ज़फ़र। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान हमें वक्त देने का। तफसील बता सकते हैं चनियोट के गांव में किस तरह से ये मालूम हुआ, फिर टेस्ट हुआ और कितने लोग फिर HIV पॉजिटिव निकले? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चनियोट के ये UC 2027 है 127। इसके अंदर आज से कोई एक हफ़्ता पहले एक कंपेन चली थी जिसके अंदर हमने हेपेटाइटिस C का और बाकी जो टेस्ट्स हैं जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस हैं यानी खून से फैलते हैं उनके कुछ कैंप्स लगाए गए थे एज अ रूटीन प्रोसीजर। और हमारी जो कंपेन्स चलती हैं प्रिवेंटिव कंपेन्स, उसके अंदर हमें ये इत्तला मिली कि इसके अंदर जो रैपिड टेस्ट यानी फौरी तौर पे जो स्क्रीनिंग डिवाइस मेथड से किया जाता है उसमें कोई 35 के करीब लोग पॉजिटिव हैं और 41 मिला के टोटल यानी कुछ का बॉर्डर लाइन पॉजिटिव था। तो ये 40 के करीब लोग ऐसे थे जिसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी कुछ शामिल थे, ये पॉजिटिव आए हैं। जैसे ही हमें ये रिपोर्ट 40 जी जैसे ही हमें ये रिपोर्ट मिली तो हमने अपनी फील्ड एपिडेमियोलॉजिकल टीम जो है उसको फौरी तौर पे वहाँ रवाना किया। उन्होंने सबसे पहले वो लोग जिनकी हमारे पास लिस्ट थी उनको आइडेंटिफाई किया, उनको बायोमेट्रिकली रजिस्टर किया, उनकी डिटेल्ड एक क्वेश्चनेयर जो है हमारा जो एपिडेमियोलॉजी क्वेश्चनेयर है HIV के सिलसिले में उसको फिल करवाया, उनसे क्वेश्चन पूछे गए। हमारे साथ 2 गायनेकोलॉजिस्ट भी गई थी जिन्होंने ख़वातीन से मुकम्मल तौर पे जो भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती थी वो ली। उसके बाद इन सब का ब्लड सैंपल ड्रॉ किया गया। सबसे पहले हमने जो UN स्टैंडर्ड अप्रोच है यानी 3 लेवल्स की टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले वो टेस्ट किया जाता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, अगर उस पर पॉजिटिव आए तो सेकेंड लाइन का टेस्ट और फिर थर्ड लाइन का टेस्ट। ये 3 टेस्ट करने के बाद हमें उधर से टोटल 30 पॉजिटिव्स मिले। इन 30 पॉजिटिव्स का जो सैंपल हैं ब्लड सैंपल्स वो हमारी एडवांस डायग्नोस्टिक लैब जो लाहौर में है PACP कॉम्प्लेक्स में वहाँ भेज दिया गया ताकि इनका वायरल लोड किया जा सके। एक तो वायरल लोड कंफर्मेटरी होता है, अगर किसी में HIV का जरसूमा मौजूद है तो इसका मतलब ये है और कि इसको HIV है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इससे तशखीस के अलावा ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी काफ़ी मदद मिलती है। वायरल लोड से पता चलता है कि इन्फेक्शन किस लेवल पे है। और फिर जब इन 30 में से जिनका PCR पॉजिटिव आया जिसको क्वांटिटेटिव PCR कहा जाता है, ये टेस्ट इनमें से 28 लोगों का पॉजिटिव आया, जिनमें से ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है, कुछ बच्चे भी हैं और इनकी उम्रें 6 साल, कम से कम उम्र 6 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 60 साल भी है। इसमें तो जितने भी कुछ अंदाज़ा हुआ क्या है कि इतने सारे लोगों को HIV पॉजिटिव निकले? जी देखें, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर से सिर्फ 2 ऐसी ख़वातीन थीं जिनके मियाँ जिनमें से एक की डेथ भी हो चुकी थी, नशा आवर सरिंज का इस्तेमाल करते थे। तो 2 के अंदर तो हमें इंडेक्स केसेस से ये पता चला है कि ये इनके मोस्ट प्रोबेबली इनके हस्बैंड्स की वजह से जो इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स से उनकी वजह से आई। लेकिन बाकी तमाम जो बाकी 26 हैं उनमें कोई भी किसी किस्म का वाज़े हाई रिस्क बिहेवियर नहीं मिल सका। ये बात याद रहे कि UN की रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो हमारी ऑफिशियल पोजीशन है, पाकिस्तान इज़ अ वेरी लो प्रिवेलेंस कंट्री एज़ फॉर एज HIV इज़ कंसर्न। हमारी जो प्रिवेलेंस है वो जनरल पॉपुलेशन में वो 0.1% से भी कम है और ये सिर्फ चंद मखसूस पॉकेट्स में जहाँ हाई रिस्क बिहेवियर होता है, जैसे जो लोग नशे के ज़रिए सिरिंज
का इस्तेमाल करते हैं नशे के लिए, या ट्रांसजेंडर्स में, या कुछ हाई रिस्क बिहेवियर और कुछ मखसूस प्रोफेशंस जो हैं उनके अंदर ये ज़्यादा हो सकता है, या चंद उन तो लोगों में। इसी वजह से जब ऐसे जो आप बात कर रहे हैं इस गांव में जब इतने सारे निकलते तो फिर सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, इसके अंदर अभी तक एक तो बात ये तय है कि हमें कोई हाई रिस्क बिहेवियर नहीं मिला सवाए 2 में। इसके बाद जो हमें अब तक बात समझ में आ रही है, पॉसिबली, मैं ये नहीं कह रहा कि हतमी तौर पे ऐसा ही होगा, कि जो इंडेक्स केसेस हैं इनकी वजह से या तो किसी अताई डेंटिस्ट के पास, या ये जो हमारी गांव में एक कॉमन टीका प्रैक्टिस चलती है कि हर बात पे जो है वो टीका लगवा लिया जाए, इंजेक्शंस लगवा लिए जाएं, उससे कंटेमिनेटेड इंजेक्शंस के ज़रिए ये एक मल्टीप्लायर हुआ है। लेकिन हम इसको साइंटिफिकली देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला ये पॉसिबिलिटी है एक। उसके बाद हमारा स्टेप ये है कि जो हमने ब्लड सैंपल्स लिए हैं, हम इनका जो फाइलोजेनेटिक ट्री है इस वक्त हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने का मतलब ये है कि इनका सबसे पहले इनका जेनेटिक एनालिसिस किया जाएगा, इनका जेनेटिक कोड डीकोडिंग की जाएगी, उसके बाद एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल पे ये पता चलेगा कि क्या इन तमाम लोगों में जो वायरस है वो एक ही है या एक ही वायरस से मुख्तलिफ निकला है। इससे ये पता चलेगा कि ये एक ही इंडेक्स केस था जिससे मुख्तलिफ फैला। अगर ऐसा है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इनके दरमियान में फैलने की वजह कुछ भी हो सकती है, कोई सिरिंज हो सकती है, कोई अताई डेंटिस्ट हो सकता है, कोई कॉमन सोर्स हो सकता है। लेकिन इसके बगैर अगर हम ये नहीं हतमी तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जो बात है वो यही है कि ये इनमें कोई तो आपका गैस यही है कि अताई डेंटिस्ट या डॉक्टर हो सकते हैं। अच्छा, चिन्योट के अलावा भी और अजला में इस किस्म के टेस्ट हुए, क्या निकला? जी, हमने जनरल पॉपुलेशन में अब तक कम अज़ कम बेश 20,000 से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया है। मैं जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ जिनको कोई और हाई रिस्क नहीं है, जो किसी किस्म का रिस्की बिहेवियर शो नहीं करते। इसमें हमने चंद पंजाब के जो सिलेक्टेड गांव थे उनको रैंडमली टेस्ट किया, कुछ कॉलेजेस को टेस्ट किया, कुछ स्कूल्स को भी टेस्ट किया, और ये सारे पंजाब में किया। और हमें जनरल पॉपुलेशन में 20,000 से ज़्यादा टेस्ट जो बायोमेट्रिकली किए गए और उनका बाद में PCR भी किया गया, उनमें एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। हाँ जी, हाई रिस्क पॉपुलेशन जो है उसके अंदर पॉजिटिव मिला। चिन्योट से मिलता जुलता केस किसी वक्त आज से 4 साल पहले गुजरात में ज़रूर हुआ था। इसके अलावा हमारे जो हाई रिस्क स्क्रीनिंग कैंप्स हैं जो पंजाब में इस वक्त 4 जगहों पे कायम हैं, और अब हम मज़ीद उनको 11 में लेके जा रहे हैं। और इससे पहले भी वो जो ट्रकर्स हैं या जो ट्रक अड्डा के इर्द गिर्द लोग रहते हैं या जो हाई रिस्क बिहेवियर लोग हैं वहाँ के टेस्टिंग कराते हैं। ऑब्वियसली वहाँ हमें जो HIV प्रेवलेंस है वो ज़्यादा मिली, लेकिन जनरल पॉपुलेशन में जो गुजरात की आपने बात की डॉक्टर अदनान, तो गुजरात में फिर जो ट्रीटमेंट इलाज उसके बाद फिर क्या हुआ? अगर देखें, इसमें ऐसा है फॉलोअप किया गया, जो इसका ट्रीटमेंट है, पहली बात तो ये है कि एड्स लाइलाज मर्ज नहीं है। ये वायरस को आप बॉडी से निकाल नहीं सकते, लेकिन जिस तरह आप एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेते हैं डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कि उससे वो कंट्रोल में रहता है, इसी तरह HIV की दवाई देने से एक आदमी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन उसे दवाई बाकायदगी से सारी उम्र के लिए लेनी पड़ती है। वायरस ख़त्म नहीं होता, लेकिन इस हद तक दब जाता है कि आम उसकी सेहत पर उसे असर नहीं होता और वो ट्रांसमिट भी नहीं कर सकता। गुजरात में तमाम लोग जिनमें बच्चे भी शामिल थे उनके लिए 2 ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, एक DHQ हॉस्पिटल गुजरात में अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में, और दूसरा कुंजाब में स्पेशल चिल्ड्रन क्लिनिक है जो सिर्फ बच्चों के लिए है। चिन्योट में जो आपने बात की, ये सारे केसेस हम केस मैनेजर्स को दे चुके हैं जो हमारे अलाइड हॉस्पिटल में जो रीजन इसको डील करता है। इनसे कांटेक्ट भी हो चुका है और इनको एक और टेस्ट जो इनका है वो करके इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और इनकी ट्रीटमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको प्रोवाइड की जाएगी, उसका आगाज़ भी शुरू किया जा चुका है। क्योंकि एड्स की जो दवाई होती है वो काफ़ी महंगी होती है। जी, एड्स की दवाई जी हमें ग्लोबल फंड से मिलती है, और ये बेसिकली 2-3 दवाइयाँ इकट्ठी खानी पड़ती हैं और उसके बाद बाकायदगी से आपको टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। अच्छा, अगर अब एक ज़माना था जो एड्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह हमें नज़र आती थी टेलीविज़न पे, अखबारों पे, अब ये काम नहीं हो रहा। जी देखें, एक तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके हमारी स्ट्रेटजी 2 pronged स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान में हाई रिस्क ग्रुप्स के अंदर हमने स्क्रीनिंग स्टार्ट की है। अब तक हाई रिस्क ग्रुप पंजाब में 70,000 से ज़्यादा लोग बायोमेट्रिकली स्क्रीन हो चुके हैं।
میرے بایومیٹرکلی اسکرین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ان تمام کا کمپلیٹ ڈیٹا موجود ہے، ان کی تمام ٹیسٹنگ موجود ہے۔ تو ایک تو ہماری اسپیشل کمیونیکیشن ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن میں پازیٹیو نکلا ہے یا نہیں نکلا اور ان کو رسک ہے، تو ان کے ساتھ ہماری ٹیمز اسپیشلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ دوسرا جنرل اویئرنیس کا ہے، ہم نے اس میں سب سے پہلے تمام ڈاکٹرز جو پنجاب میں ٹی ایچ کیوز میں کام کر رہے ہیں ان تک یہ بات لے کے گئے ہیں، کچھ میڈیکل کالجز ہیں ان تک گئے ہیں، اور اب جنرل پاپولیشن میں ہمارے اخبارات میں اور اسپیشل بروشرز کی صورت میں کہ ایک عام آدمی کے لیے، جیسے آپ کسی بھی ٹی ایچ کیوز یا ڈی ایچ کیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل او پی ڈی میں لوگوں کو اس مرض کے بارے میں عام فہم انداز میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں اس میں عرض کرتا چلوں کہ ہم HIV پریونشن کے لیے ایک باقاعدہ لیجسلیشن بل بھی لا رہے ہیں، جس سے یہ اور زیادہ جو ہے لوگوں تک آگہی پھیلے گی کہ اس مرض کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اور کیسے ہم اس کا سدباب کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ وقت دینے کا ڈاکٹر عدنان۔ بریک پہ جا رہے ہیں اور بات کریں گے کراچی کا کہ پانی کے بارے میں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ پانی زندگی ہے، مگر کراچی میں پینے کا پانی شہریوں کی زندگی نہیں موت بن گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بنائے گئے فراہمی اور نکاسی آب کمیشن کے سامنے پیش کردہ رپورٹس میں ہولناک انکشافات ہوئے۔ 2 کروڑ کی آبادی کے شہر کراچی کا 90% پانی پینے کے قابل نہیں۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ کراچی کے ایک عام شہری کی پٹیشن نے درجنوں سرکاری اداروں کی کارکردگی کی کلی کھول دی۔ شہری نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ حکومتی ادارے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال کلہوڑو کی سربراہی میں واٹر کمیشن قائم کیا۔ عدالتی کمیشن نے 9 ارکان پر مشتمل ٹاسک فورس بنائی اور پھر ٹاسک فورس کی رپورٹ کے بعد ریاستی ادارے شرم سے پانی ہو گئے۔ ٹاسک فورس کی رپورٹ کے مطابق سندھ کے 29 میں سے 14 اضلاع میں پانی پینے کے قابل نہیں۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں کو فراہم کیے جانے والے پینے کے پانی میں انسانی فضلہ شامل ہونے کا لرزہ خیز انکشاف ہوا۔ شہر قائد میں پانی کے 33% نمونوں میں سیوریج کا پانی شامل ہے اور 90% پانی پینے کے لیے نقصان دہ ہے۔ سندھ کے 14 اضلاع کے 71 اسپتالوں میں بھی پانی کے نمونے ٹیسٹ کیے گئے اور 88% نمونے مضر سے ثابت ہوئے۔ کراچی میں 30%، میرپور خاص میں 28%، ٹنڈو الیار میں 23%، بدین میں 33%، جام شورو میں 36%، ٹنڈو محمد خان میں 30%، حیدرآباد میں 42%، جبکہ لاڑکانہ میں 60% پانی کے نمونوں میں انسانی فضلہ پایا گیا۔ پورے سندھ سے 460 نمونے لیے گئے، جن میں سے 232 سرفیس واٹر، 179 گراؤنڈ واٹر، 46 فلٹریشن پلانٹ سے، جبکہ 3 نمونے مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر اینڈ ریسورسز کی مدد سے امریکن پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن کا طریقہ کار استعمال کر کے یہ تجزیہ کیا گیا۔ سیاسی نمائندے تو اقتدار اور اختیارات کی جنگ میں مصروف ہیں، جبکہ افسر شاہی سب چین ہے کہ بانسری بجا کر مکمل بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اگر ان سے 2 کروڑ کی آبادی کے شہر کے بنیادی مسائل کی باز پرسی کر لی جائے تو بغلیں جھانکتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد وورا صاحب، ڈپٹی میئر کراچی۔ بہت بہت شکریہ ارشد صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارشد صاحب، یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے 90% کراچی کا پانی اور باقی بھی سندھ کے جو بڑے شہر ہیں ان میں حالات بہت بہتر نہیں ہیں، تو افسوسناک اور شرمناک بات ہے۔ جی دیکھیں، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، افسوسناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ آج کا ایشو نہیں ہے، اٹس بین سنس آلموسٹ اے ڈیکیڈ، اور میں تو یہ کہوں گا کہ شاید اس سے بھی پرانا، کیونکہ کراچی کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ پاپولیشن گروتھ تقریباً جو ہے وہ 90% گروتھ جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کراچی کے اس علاقے میں جسے کہ کراچی کے سلمز کہا جاتا ہے۔ کراچی جو ہے وہ 51% پلس میں کہوں گا ایریا جو ہے وہ سلم ایریا ہے، 51% پلس پاپولیشن جو ہے وہ سلم ایریاز میں رہتی ہے، اور ان ایریاز میں جو ہے
वहाँ पे सीवेज का निज़ाम जो है प्रॉपरली डाला नहीं जाता, पानी की लाइन का सिस्टम भी वहाँ पे प्रॉपर नहीं होता। उसके बाद फिर होता क्या है कि दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पे कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ही मैं उसको कहूँगा कि जो ग्राउंड प्लस वन है वहाँ पे इन्होंने फ्लैट्स बना दिए। इसमें जब फ्लैट्स बनाते हैं तो फ्लैट्स की डेवलपमेंट के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन वो पैसे खर्च नहीं किए जाते, और होता क्या है कि वही सीवेज का पुराना सिस्टम रहता है जो कि ओवरलोड होने की वजह से लीकेजेस भी हो जाते हैं और बहुत जगह क्रैक्स हो जाते हैं। आज तकरीबन आप समझ लें 25 से 30% कराची जो है वो सीवेज लाइनों में डूबा हुआ है। फिर उन्हीं लाइनों से जो है पानी की लाइन भी कनेक्ट हो जाती है, तो एक तो ये कंटामिनेटेड वाटर ये आता है। कंटामिनेटेड वाटर तो यहाँ आ जाता है, लेकिन पाइप्स जो हैं जो आप मैं अभी अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। देखिए, दूसरा जो पानी कराची में सप्लाई हो रहा है तो बीच में जो है मतलब हमारा जो दावे जी का ट्रीटमेंट प्लांट था या दूसरा जो भी ट्रीटमेंट प्लांट है, ये प्लांट जो है शायद बहुत पहले लगा था, पहले कई डिकेड्स पहले 30-40 साल पहले लगा था। कोई इन्वेस्टमेंट इसमें की नहीं गई। इसमें इन्वेस्टमेंट करते आज ये हाल हो गया है कि लोगों से कहा जाता है कि अपने पानी में क्लोरीन डाल दें। भाई, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और whosoever owns it। अगर आप ये कहें कि भाई आप क्लोरीन घरों में डाल दें तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, और पानी को ट्रीट करके प्रॉपरली जो है सप्लाई करना चाहिए। जो पानी हमारा आता है, हमें सबको पता है कि पानी हमारा जो चाहे वो किंजल लेक से आ रहा हो चाहे किसी और सोर्स से आ रहा हो, लेकिन उस पानी को जब स्टोरेज टैंक्स में आता है, आपका पिपरी का प्लांट है या आपका धावे जी का प्लांट है, उस प्लांट पे उसका बेसिक ट्रीटमेंट कम से कम उतना ट्रीटमेंट तो हो जाए कि इंसान पानी को पी सके। जो 200-250 TDS का पानी आता था, आई डोंट नो आज उसका क्या TDS है, लेकिन इतना जरूर है जो लैब रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कंटेमिनेशन की, लेकिन कंटेमिनेशन की ये सीवेज वाटर की रिपोर्ट्स हैं। तो सीवेज वाटर की रिपोर्ट्स में मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा था कि क्योंकि सीवेज का पानी और पानी की लाइन, ये दोनों सीवेज की लाइनें लीक्ड हैं, पानी की लाइनें पुरानी डली हुई हैं या सब स्टैंडर्ड। तो ये रिप्लेस नहीं हो सकती अरशद साहब? अगर आप ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक कर सकते हैं, ये पाइप्स रिप्लेस हो सकते हैं, हो तो सकता है काम। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं। बात ये हम तो बोलते हैं, मीडिया पे भी आता है, आप लोग भी करते हैं, इसका फर्क क्या पड़ता है? अगर कोई फर्क इसका पड़ रहा हो तो बता दें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो है हमारा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का पिछले 8 सालों में इसकी बोर्ड की एक मीटिंग हुई है। वर्ल्ड बैंक ने अभी पिछले दिनों को 3-4 माह पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, एक उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी और उन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को एक फेलियर इंस्टीट्यूशन करार दे दिया था और कहा था कि ये फेल है। उसकी वजह ये है कि सीवरेज का निज़ाम तकरीबन समझ लें 70% ऑफ कराची क्योंकि पुराना डेवलप्ड है। मैं नए डिफेंस वगैरह की बात नहीं करता या क्लिफ्टन की बात नहीं करता, इवन क्लिफ्टन में भी आज तो जो पुराना क्लिफ्टन है वहाँ पे भी यही हाल है। तो जो पुराना डेवलप्ड कराची था वहाँ पे जो सीवेज की लाइनें डली हुई थी वो सब जो है 30-40 साल हो गया। उस सीवेज की लाइनों में स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी उसी में मिक्स हो गया, उसी में सीवरेज का पानी सीवरेज भी जो है आपका उसी में डाल दिया गया। तो इस तरीके से तो फिर जो है जाहिर सी बात है, एक चीज जिसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया है अगर वो पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें ड्रेनेज भी उसी के अंदर आ जाएगा, सीवेज भी उसी में आ जाएगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी वही है। और जो बना था एक घर जो 240 गज के घर के लिए, वहाँ पे आज अगर 20 फ्लैट बन गए हैं और ऐसा कराची में तकरीबन हजारों जगह पे, मैं सैकड़ों का वर्ड नहीं यूज करूंगा, हजारों जगह पे। तो फिर ये कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, इन लोगों की परमिशन देना, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट ने दी हो, ये परमिशन देना, ये सारी चीजें जो हैं कराची में इलीगल नहीं है और इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। जी एक्शन तो लेना चाहिए इसलिए क्योंकि जाहिर है पीने का साफ पानी, पोर्टेबल वाटर इसको फराहम करना ये तो लोगों का बुनियादी हक है, रियासत उसको जाहिर है फराहम करना चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक पिटिशन दायर हुई थी, उसकी वजह से ये कुछ मालूमात सामने आई थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो हर चीज का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है तो मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का इस पे भी फैसला आ जाना चाहिए कि कराची के कम से कम जो कराची ने पिछले साल 70 अरब रुपए टैक्स दिया है, सिंध प्रोविंस को जो टैक्स दिया गया है उसी में से 10 अरब रुपए खर्च करते, 20 अरब रुपए खर्च करते, सीवेज की लाइनें तो नहीं डाल दें। आज शुरू करेंगे तो अगले 5 साल तक जो है पूरा सीवेज का निजाम सही होगा। आज अगर नहीं किया इसको सही तो फिर मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगले
10 सालों में कराची की 70% आबादी जो है वो स्लम एरिया में होगी और कराची तकरीबन जितना आज 51% है 70% वैसा ही नजर आएगा। पानी का कोई निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा। K4 जिसका फेज 1 चल रहा है अभी, फेज 1 जब कंप्लीट होने के बाद उनके पास फेज 2 की कोई प्लानिंग नहीं है, उसके स्टोरेज की कोई प्लानिंग नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। देखें, कराची पे मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि कराची एक ऐसा शहर है, एक मल्टीलिंग्विस्टिक सिटी है। मेट्रोपॉलिटन कराची की जो मेट्रोपोलिस है वो दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रोपोलिस में है। कराची दुनिया के 120 मुल्कों से बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। जब हम कहते हैं कि कराची पाकिस्तान की 65% इकोनॉमी है, तो फिर क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और साथ में उन लोगों को मिला है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, बल्दियाती इदारों को, जो कि इन्हीं गलियों और मोहल्लों से आए, जिनको कि पता है कि उनके इश्यूज क्या हैं। जब तक आप तीनों एक शुरू तो कराची से करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी सिंध की कोई 13 शहर है जिनका तकरीबन कराची जितना पानी का जो पीने का जो मसला है वो इतना ही बुरा है। बिल्कुल, कराची की पॉपुलेशन जो है तकरीबन जितनी कराची की पॉपुलेशन है तकरीबन उतनी सिंध के जो रूरल एरियाज हैं उसकी भी यही पॉपुलेशन है, या शायद इससे थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन वहाँ का भी ये इशू है। अब जब वहाँ पे ही जहाँ से ये गवर्नमेंट में इस वक्त जो लोग हैं वो वहाँ से जीत कर आए हुए हैं, वहाँ पर भी अगर पानी का पीने का साफ निज़ाम नहीं है तो फिर हम लोग तो घर में मिनरल वाटर पी लेते हैं। क्या हर शहरी पाकिस्तान का, क्या हुकूमत पाकिस्तान ने हर शहरी को पीने के पानी के लिए मिनरल वाटर सप्लाई किया हुआ है? हम नहीं जब एक चीज अफोर्ड कर सकते। या फिर इसका दूसरा हल ये है कि आप हर इलाके में जो है वो फिल्ट्रेशन जो है वो अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दें या आरओ प्लांट्स लगा दें, जहाँ पे जो है कि ये लाजमी करार यानी कि यही कहा जा सकता है अरशद साहब के सॉल्यूशंस हैं, हल बहुत हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब हम लेते हैं ब्रेक। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। बरतानिया के शहजादा फिलिप्स कल अपनी शाही जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए। 96 साला ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को बकिंगहम पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहजादा फिलिप्स की रिटायरमेंट का दुख उनकी आवाम से ज़्यादा अफ्रीका के जजीरा ताना के रिहायशों को है। क्यों, देखिए। अफ्रीका का जजीरा ताना, जिसके बासियों के लिए शहजादा फिलिप्स इंसान से कहीं बढ़कर हैं। वनुवाटा के लोग उन्हें खुदा मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। इन लोगों का मानना है कि ड्यूक ऑफ एडिनबरा ताना में वाक़े आतिशफशां की रूह हैं, जिन्होंने इंसान का रूप ढालकर मलका बरतानिया से शादी कर ली। अच्छी फसल और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लोग शहजादा फिलिप्स से ही मदद मांगते हैं और हर साल इनकी सालगिरह के मौके पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया जाता है। शहजादा फिलिप्स अपनी 96 साल जिंदगी में कभी ताना नहीं गए, लेकिन वो इस कबीले और इसके लोगों की उनसे रूहानी वाबस्तगी से नावाकिफ नहीं। उन्होंने न सिर्फ कमाली अमायदीन को अपने महल में मदऊ किया और उनसे मुलाकात की, बल्कि वक्तन फवक्तन उनको अपनी तस्वीर और ज़ेर इस्तेमाल अशिया को बतौर तोहफा भी भिजवाते रहते हैं। इसके बावजूद कि शहजादा फिलिप्स अपनी शाही जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए हैं और अब किसी भी अवामी तकरीब का हिस्सा नहीं बनेंगे, ताना के बासियों को इस बात का यकीन है कि एक दिन शहजादा फिलिप्स उनके पास जरूर आएंगे, अगर बतौर इंसान नहीं तो एक रूह की सूरत में। न्यूज़ बॉयज़ का वक्त अब ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले देखिए हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। खुदा हाफिज़। Who wants to fist pump you? Let's do it. You notice we have the shades closed. Help us keep the aircraft a little bit cooler where we sit here on the ground. So please leave those window shades closed until we Following the order of push off the gate and start engine. It'll help keep it cooler. Thanks for joining us. Say hi to everyone. That's so cute. Thank you. Thank you. You're missing it. You're